हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हमने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने समझा था कि धातु क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और अधातु एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, और कुल कितनी धातु अभी तक खोजी गई है और अधातु कितनी खोजी गई है। यानी कि टोटल मिलाकर हमने बताया था एलिमेंटों की संख्या 118, जिसमें आपका 91 धातु है और बाकी सब अधातु या मेटलॉइड हैं। ठीक, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से हमने चर्चा किया था धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में, बहुत ही डिटेल में समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि धातुओं तथा अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म। ठीक ना, क्या समझेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हमारा यही टॉपिक होने वाला है आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना। तो आइए हम समझते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो मेनली हम इसके अंतर्गत 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वायु के साथ अभिक्रिया। जो भी धातुएं होती हैं एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करती है उसको पहले हम देखते हैं। तो समझिए, जो भी धातुएं होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जो भी धातुएं होती है वो क्या करती है, वायु मतलब ऑक्सीजन, वायु का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। ठीक, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। देखो यहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन। ठीक, जब आप आपस में इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, कॉपर में जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, तो कॉपर का। और एक कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, काला होता है। इसे भी आपको याद रखना है, समझ गए। इसी प्रकार एल्युमिनियम को जब आप एयर के साथ क्रिया कराओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है ये तो मैंने पहले ही चैप्टर के माध्यम से समझा रखा है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है या शो करती है, समझ गए। चलिए आगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम और सोडियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये एयर के साथ क्रिया जब करेगी तो क्या हो जाएगा। कभी भी आप सुना होगा, आपने सुने होंगे कि जो भी पोटेशियम या सोडियम होते हैं केरोसिन की तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये एयर में तुरंत आएगा तो एयर के साथ कांटेक्ट करके रिएक्शन करके जलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, एयर के साथ रिएक्शन ना करा करके इसे हम तेल में रखते हैं। किस तेल में, केरोसिन के, मिट्टी के तेल में रखते हैं, समझ गए। वहीं पे हम देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शन टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन्हें धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इन धातुओं पर क्या होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मान लो ये आपका मैग्नीशियम का टुकड़ा है और एयर के साथ कराओगे क्रिया तो क्या हो जाएगा, इस पर एक लेयर चढ़ जाएगा। ठीक,
आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है। प्रज्वलित मतलब क्या होता है? जलता नहीं है, इसमें आग नहीं पकड़ता है। जो आयरन होता है वायु के कम संपर्क में जब आता है तो जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। ज्वाला मतलब जब आग वहाँ पकड़ा हुआ है और यहाँ पे लोहे का चूर्ण डालोगे तो आग तेज हो जाएगी, क्रिया को ये बढ़ा देगा। ठीक वही हम कापर भी क्या है, प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अभी मैंने बताया कापर को ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से क्रिया कराओगे। ठीक, अब चांदी और सोना, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल से भी करेंगे, क्षार से भी करेंगे। तो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करने वाले धातु को हम धातु ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। और ये जो अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं, जो क्रिया करने के बाद ये लवण और जल बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ठीक, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो 2AlCl3 प्लस जल मिल जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे क्या मिल गया? आपको लवण मिल गया, साथ में आपको जल मिल गया। इसी तरीके से आप AlCl3 को या LO3 को Al2O3 को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे तो सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, साथ में आपको जल मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भी धातु होती है किस तरह से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। समझ गए? अब हम देखेंगे धातुओं को जल के साथ क्रिया करा के देखेंगे। किसके साथ? तो जल के साथ। सेकंड टॉपिक है। तो देखिए, जब भी कोई धातु होता है जल के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन मुक्त करेगा। जो धातु होते हैं जल के साथ क्रिया करेंगे, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। और वही धातु ऑक्साइड को फिर अब जल के साथ क्रिया कराओगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, आपको मिलेगा। तो इन टॉपिक को याद रखना। अब हम देखते हैं जल आपका तरह तरह का जल हो सकता है। ठंडा जल हो सकता है, गर्म जल हो सकता है, स्टीम हो सकता है। तो अलग अलग जो भी धातु है उसको हम देखते हैं कि गर्म जल से ये कैसे रिएक्शन करेगा, ठंडा जल से कैसे ये रिएक्शन करेगा। इसी प्रकार स्टीम से किस तरह से धातु रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये धातु दिया गया है। अब धातु हम क्या करें? गर्म जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो ऐसा धातु जो गर्म जल के साथ क्रिया करता है वो है आपका मैग्नीशियम। जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। भाप के साथ क्रियाशील करने वाले जो भी धातु हैं वो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। और जो जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे शीशा हो गया, लेड, कापर, सोना, चांदी। ठीक, ये सब जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। क्या करेंगे? तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये भी समझ लिया। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। सोडियम को जब आप जल से क्रिया कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कुछ यहाँ पे आपको ऊष्मा भी क्या होगा? मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कैल्शियम को जब जल से क्रिया कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में जल मिलेगा। मैग्नीशियम के साथ वही बात, एल्युमिनियम के साथ भी वही बात, आयरन के साथ भी सेम टू सेम वही बात होगा। हाइड्रोजन सब में मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब थर्ड टॉपिक हम समझ लेते हैं, धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया।
या अभिक्रिया। तो जो भी धातु होते हैं वो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, आयरन को हम जब तनु अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराओगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा, फेरस क्लोराइड, और साथ में यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। मैग्नीशियम के साथ जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन मुक्त, जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन मुक्त, एल्युमिनियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमने ये भी समझ लिया। और यहाँ पे देखो, कापर, सोना, कापर, चांदी और मरकरी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब क्या है? तो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, अब धातुओं की अन्य धातु लवण के साथ हम क्रिया करा के देखेंगे क्या हो रहा है। देखो, जब भी कोई धातु है और धातु को लवण के साथ क्रिया कराओगे तो सबसे पहले आपको लवण मिलेगा, उसके बाद धातु मिलेगा, अलग अलग, सेम प्रोसेस वही होगा। ठीक, और अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर डिपेंड होता है। अब सक्रियता श्रेणी हम देखेंगे किस प्रकार, कौन सा तत्व ज़्यादा सक्रिय है, कोई कम सक्रिय है, ठीक ना, उसको समझते हैं। तो अधिक क्रियाशीलता में सबसे पहले आपका आता है पोटेशियम, फिर सोडियम। कम क्रियाशील में आ जाएगा आपका यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अधिक क्रियाशील में कौन कौन आएगा? 4 आएंगे। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन ये घटती हुई श्रेणी में आएगा। सबसे अधिक क्रियाशील होगा पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर कम एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब इस तरह क्या हो जाएगा? घटती हुई श्रेणी में आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। ठीक, और लास्ट में सबसे कम जो आएगा आपका ये Au। ठीक, इस प्रकार। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या मिलता है। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। सही बात है। और जो अधातु होते हैं, अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है NaCl। NaCl का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे देखो, NaCl का जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 281 होता है। अब 281 लास्ट में जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये क्या हो जाएगा? किसी को दे देगा। ठीक, क्या करेगा? किसी को देगा। तो देने को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जैसे यहाँ पे Na+ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, इसी प्रकार क्लोरीन को देख लो, 287 होता है, 17 होता है क्लोरीन 17, तो 287। तो ये क्या करेगा? अब कोष को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो एक माइनस लगा दो, मतलब कोष को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। समझ गए पूरी बात? अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। भौतिक प्रकृति, ये ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं। सामान्य तौर पे ये भंगुर भी हो सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक देख लेते हैं इन आयनिक यौगिकों का। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। वहीं बात करें घुलनशीलता के लिए, तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील वो केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। इस अविलेय मतलब सोडियम, पोटेशियम केरोसिन के तेल में रखे थे ना, अविलेय, उसमें कुछ नहीं होता था। ठीक,
इन सब का वैद्युत चालकता देख लेते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में विद्युत का चालन मतलब कि कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक को प्रवाह कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं, और ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार धातुएं जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक, उनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।